गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर एक नया चैप्टर। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल एंड अमीनो एसिड, ये आपकी 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। ठीक है, बेसिकली जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, बिटसेट जैसे एग्जामिनेशन में बायोमोलिक्यूल से ज्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल अप्रोच वाला जो सेगमेंट है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है इस चैप्टर के अंदर। ओके, सो यहां पर इस वक्त हम लोग बायोमोलिक्यूल और अमीनो एसिड के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि आपके जेई मेंस, जेई एडवांस, बिटसेट, नीट जैसे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आइए गाइस स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल एंड अमीनो एसिड्स। ओके, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बायोमोलिक्यूल का एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसी डिवीजन जिसमें जनरली हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट वर्ड आप लोगों ने इससे पहले भी कई बार सुन रखा है। कहां पर, मैं बता देना चाहता हूं। जब आप लोग 8th क्लास में आए थे, आपकी साइंस की जो बुक होती थी उसमें आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुन रखा होगा। ग्लूकोज, ठीक है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, फोटोसिंथेसिस जैसी चीज में कहीं ना कहीं आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में सुन रखा होगा। इवन 9th क्लास, इवन 10th क्लास में भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक एलिमेंट्री आइडिया जरूर लिया है, एक बेसिक प्राइमरी अप्रोच जरूर सीखी होगी। ठीक है, अब उसी अप्रोच को फुल डिटेल्ड एनालिसिस और डीप नॉलेज के तौर पर हम लोग 11th और 12th क्लास को मूव करते हुए, यानी कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, या फिर हमारा दूसरा कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, और वो ये है कि अगर मान लीजिए कि बायोमोलिक्यूल से कोई क्वेश्चन जेई मेंस या एडवांस में आता है, तो उसका ऑन एन एवरेज वेटेज तो एक ही क्वेश्चन का रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर अगर एक ही क्वेश्चन का वेटेज है तो क्या हम इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको इस चैप्टर को स्किप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाइस, एक एक क्वेश्चन को बनाते बनाते ही तो आपका एक पूरा पेपर तैयार होता है, तो पूरा पेपर बनता है। हर साल जेई मेंस हो, एडवांस हो, बिटसेट हो, एग्जाम। चलिए आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। बेसिकली मैं बताना चाहता हूं, अगर कॉमन सेंस वाली अप्रोच लगाई जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है कार्बन के हाइड्रेट्स। क्या होते हैं? कार्बन के हाइड्रेट्स को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, अगर मैं इसको डिक्टेट करूं तो जरा एक बार सुनिएगा इस चीज को। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। यानी कि आप लोगों से यह कहा जा रहा है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, दिस इज योर एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एंड अगर मैं कीटोन ग्रुप को दिखाऊं तो आई थिंक दिस इज योर कीटोन ग्रुप। ये फ्री वैलेंसी है लेफ्ट और राइट। एल्डिहाइड में एक ही तरफ फ्री वैलेंसी है। ओके, ये आपको कार्बोनाइल कंपाउंड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये क्या है बच्चों? आपका एल्डिहाइड। ओके, और ये क्या है बच्चों? आपका कीटोन। बेसिकली अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन जो है, ठीक है, जनरली क्या होते हैं? कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप्स। ठीक है, क्या होता है ये? कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड या ग्रुप्स, वॉट एवर जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इस कार्बोहाइड्रेट का मतलब समझा देता हूं। गाइस, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन। क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है,
हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो अगर मैं यहां पर एक बात बोल दूं कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट है अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जनरली क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, या फिर सब्सटेंस ऐसे वाले जिनमें कायरल कार्बन एटम अवेलेबल है और उनकी हाइड्रोलाइसिस आप कर रहे हैं, ठीक है, विच गिव दीज ऑन हाइड्रोलाइसिस एंड कंटेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम। ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट, तो बेसिकली आप क्या कहेंगे कि सर अभी अभी जस्ट आपने बताया कि इन्हें हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं। जो जनरल फॉर्मूला है इसका, जनरल फॉर्मूला, तो दोस्तों अगर मैं जनरल फॉर्मूला की तरफ फोकस करूं तो वो क्या रहेगा, CxH2O होल Y, ठीक है। अब इसके एक एग्जांपल को देखिएगा, जस्ट सपोज मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, वो लेता हूं मैं ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसे अगर मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करूं तो मैं क्या लिखूंगा, C6H2O होल 6। यस और नो, लिख दिया मैंने इस तरीके से। लेकिन मेरे पास एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है, बट आई एम हैविंग वन एक्सेप्शन ऑल्सो। एक्सेप्शन क्या है यहां पर, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्शन ये है कि अगर मैं यहां पर दिखाऊं कि CH3COOH विच इज माय एसिटिक एसिड, ठीक है, विच इज माय एसिटिक एसिड, उस एसिटिक एसिड को भी मैं इस जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे, मेरे पास अवेलेबल है भाई, सबसे पहले इसका नॉर्मल फॉर्मूला बनाई, मेरे पास अवेलेबल है 2 कार्बन, ठीक है बच्चों, ठीक है, फिर मेरे पास अवेलेबल है 4 हाइड्रोजन, ओके, और मेरे पास अवेलेबल है 2 ऑक्सीजन, सही है। अब ये जो मैंने एसिटिक एसिड लिखा है, इसे मैं इस तरीके से कैसे लिखूंगा, इस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग, ये जो जनरल फॉर्मूला है इसके करस्पॉन्डिंग कैसे लिखूंगा मैं ऐसे लिख सकता हूं C2H2O होल ट्वाइस। अब आप मेरे से कहोगे सर ये तो कंफ्यूजन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला जो कि CxH2O होल Y था वो हमारे ग्लूकोज को सेटिस्फाइड करता है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये हमारे एसिटिक एसिड को कैसे सेटिस्फाइड कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। या तो पराग सर आप ये कहना चाहते हैं कि आपका जो एसिटिक एसिड है वो भी कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज ट्रू। जब स्टार्च का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, क्या, जब स्टार्च का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ग्लूकोज की कई यूनिट्स हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन यहां पर हम लोग एक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज माय एसिटिक एसिड, जिसे मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लेकिन हम इसे ये नहीं कहेंगे कि एसिटिक एसिड हमारा कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए मैंने एक्सेप्शन में ये आपको लिखवा दिया है, इट इज नॉट योर कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रही है, इट इज नॉट योर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इट्स नॉट कार्बोहाइड्रेट। समझ में आई, इट्स नॉट योर कार्बोहाइड्रेट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। आई गेस कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और सब्सटेंसेस, और ऐसे सब्सटेंस जो कि हाइड्रोलाइसिस पर एटलीस्ट एक कार्बन एटम वाला कंपाउंड जनरेट करें, ठीक है। ये आपके कार्बोहाइड्रेट का बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने आपको दे दिया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसी सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कि
कार्बोहाइड्रेट को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। ओरली अगर मैं बताऊं तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसे हम लोग सैकेराइड्स में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा, पेंटा एंड मान लीजिए पॉलीसैकेराइड्स तक। ठीक है, तो अब ये जो मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, एक्सेट्रा, पॉलीसैकेराइड जो भी है, हम उसे किस तरीके से एनालाइज करेंगे ये सब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में सीखेंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने एक बेसिक अप्रोच अवेलेबल है, इसे समझिए जरा क्या लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर क्लासेस। अब वो 3 मेजर क्लासेस कौन सी होंगी वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट को किसके बेसिस पर 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, सो गाइस, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन वेदर और नॉट दे अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट अगर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजरते हैं या नहीं गुजरते, उन सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। अगर मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट आपके हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजरते हैं तो हम उन्हें क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन वेदर और नॉट दे अंडरगो हाइड्रोलाइसिस एंड इफ दे डू ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की। गाइस, मोनो का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि सिंगल यूनिट, आपके सैकेराइड की सिंगल यूनिट। यानी कि जब आप अपने रिस्पेक्टिव कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही सैकेराइड यूनिट मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते, देखिए जरा आपकी स्क्रीन के सामने डेफिनेशन अवेलेबल है। द मोनोसैकेराइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ओके, which cannot be decomposed by hydrolysis to give simpler carbohydrates। यानी कि आपके जो मोनोसैकेराइड्स हैं या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड होंगे या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, जो कि फर्दर डिकम्पोज नहीं किए जा सकते हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उन्हें ही हम लोग यहां पर मोनोसैकेराइड्स में कंसीडर कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन के सामने एक एग्जांपल आ रहा है। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसे 2 कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वी नो वेरी वेल ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, विच हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। जब मैं C6H12O6 का हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, ठीक है, तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपने आप में मोनोसैकेराइड्स हैं, यानी कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस पर आपको नो रिएक्शन मिलेगी, यानी कि कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अब हम लोग बात करेंगे यहां पर ओलिगोसैकेराइड्स की। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है बच्चों? ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है कि आप जब किसी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, आप जब किसी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो 2 से 10 यूनिट के बीच में या फिर 2 से 9 यूनिट की, मतलब एक पैरामीटर फिक्स कर रहे हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, 2 से 9 यूनिट के बीच में आपको यहां पर कहीं ना कहीं मोनोसैकेराइड यूनिट्स दिखाई देंगी। एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलाइसिस आप करवा रहे हैं और हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद आपको 2 से लेकर 9 तक के अमाउंट में, ठीक है, क्या मिल रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं। जनरली इन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कह रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? सो ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं एक बात बता देता हूं। ये जो ओलिगो वर्ड है जनरली नोन एज फ्यू, ग्रीक वर्ड है ओलिगो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो गाइस, जब ओलिगोसैकेराइड्स वाले कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो हाइड्रोलाइसिस पर एक डेफाइनाइट अमाउंट में, और वो अमाउंट 2 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्या करते हैं, मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ओलिगोसैकेराइड्स में और भी चीजें आती हैं।
सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं डाइसैकेराइड की। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आप लोगों से कहा कि 2 से 9 के बीच में मोनोसैकेराइड मिलेंगे। अगर 2 सैकेराइड है तो आप डाई बोलोगे, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा एंड सो ऑन। ठीक है। सो गाइस, डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है यहां पर, अब आप मेरी बात सुनिए। ठीक है। दे यील्ड 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी कि डाइसैकेराइड वो स्पीशीज है, वो मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोलाइसिस पर 2 मोनोसैकेराइड्स आपको एज अ प्रोडक्ट जनरेट करके देंगे। ठीक है। सो दे यील्ड 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, मान लीजिए कि मेरे पास सुक्रोज अवेलेबल है। सुक्रोज इज वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ओके। नाउ गाइस, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊं, so it will give 2 kind of product. First one is your glucose and second one is your fructose, and both having same formula, both having same molecular formula. So guys, sucrose का formula क्या था? C12O22O11। जैसे ही आप इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जैसे ही आप इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, it will give 2 products. First one is glucose, second one is fructose, and both having same molecular formula, C6H12O6 and C6H12O6. Okay. Now we have another example and we have maltose. ठीक है, for as a reference. So guys, maltose having C12H22O11 type formula and it is very similar to sucrose only. ठीक है. So guys, when maltose is going to give monosaccharide units, तो कॉमन सेंस की बात है, अगेन हम लोगों ने यहां पर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया होगा, जिससे हमें ग्लूकोज की 2 यूनिट मिल रही हैं, यानी कि 2 इक्विवेलेंट ऑफ C6H12O6। ठीक है। ये डाइसैकेराइड्स के कुछ आपको बहुत ही कॉमन सेंस वाले एग्जांपल मैं यहां पर बता रहा हूं। ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों यहां पर ट्राइसैकेराइड्स की। ट्राइसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जब वो हाइड्रोलाइज होंगे तो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। ये कॉमन सेंस वाली बात है। दे यील्ड 3 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलाइसिस। ओके। नाउ मेरी बात सुनिएगा अच्छे से। सो जस्ट सपोज के आपके पास कोई कार्बोहाइड्रेट है एंड दैट इज योर रैफिनोज, एंड रैफिनोज हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C18H32O16। जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जिसमें वाटर के 2 मोल्स में लेने वाला हूं, सो गाइस वी विल गेट 3 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट. फर्स्ट वन इज योर ग्लूकोज, सेकंड वन इज योर फ्रक्टोज एंड थर्ड इज योर गैलेक्टोज. ठीक है. बट द कॉमन थिंग इज दैट glucose, fructose and galactose having what? Same molecular formula, and that is C6H12O6 only. Here also C6H12O6 for fructose, for galactose C6H12O6. Okay. Now then we will talk about tetrasaccharides. तो इसमें भी मैं यही कहूंगा कि जब आपका रिस्पेक्टिव कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस फॉलो करेगा तो आपको 4 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगी, जिसलिए आप इसे टेट्रासैकेराइड्स कह सकते हैं. ठीक है. फिर इसी तरीके से हम लोग पेंटा तक जाएंगे. मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑलिगोसैकेराइड्स की सारी सिस्टमैटिक मैनर को हम लोग ऐसे ही फॉलो करेंगे. जस्ट सपोज कि अगर मैं हेक्सासैकेराइड के बारे में बात करूं फॉर द एग्जांपल, सो आपका कार्बोहाइड्रेट जब हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है, आपके रिस्पेक्टिव कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा, तो आपको 6 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगी, जिसलिए आप उसको क्या कहेंगे बच्चों? हेक्सासैकेराइड्स. ठीक है. इतना लंबा मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपको एक कॉमन सेंस वाली अप्रोच दे रहा हूं, जिससे आपको कम से कम एक एलिमेंट्री आइडिया लग जाए कि आपके मोनोसैकेराइड्स और कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलाइसिस में क्या रिलेशनशिप होता है. ओके. नाउ देन गाइस वी विल टॉक अबाउट पॉलीसैकेराइड्स. सो पॉली का मतलब ये होता है कि एन अमाउंट या एन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ योर रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट. ओके. सो पॉलीसैकेराइड्स के बारे में अगर बात करें तो कैसे करेंगे? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर आपको मोर देन 10 यूनिट्स
मोर देन 10 यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, जनरली उन्हें आप पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, तो जरा लॉजिकली सुनिए मेरी बात। Those carbohydrate which can be hydrolyzed to many 100 or even 1000, मतलब 100, 1000, 2000, 3000 वॉट एवर मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आपको मिलती हैं, these are known as polysaccharide guys। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आएगी आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी, उसको आपको समझना है, ठीक है। आपकी स्क्रीन के सामने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। गाइस एक बार रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। दे में फर्दर बी क्लासिफाइड एज होमोपॉलीसैकेराइड्स, यानी कि पॉलीसैकेराइड्स जो हैं उन्हें फर्दर क्लासिफाइड किया जाए तो मैं इन्हें होमोपॉलीसैकेराइड प्रोनाउंस कर सकता हूं, ठीक है। होमो कब कर सकता हूं? जब सेम यूनिट्स अवेलेबल होंगी एन टाइम्स, और साथ में मैं ये भी कह सकता हूं कि जब मैं होमोपॉलीसैकेराइड के बारे में बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के बारे में भी बात कर सकता हूं जिसमें आपके रिस्पेक्टिव यूनिट्स डिफरेंट होंगी। ओके, सो गाइस polysaccharide can be classified into two variety. First one is your homopolysaccharide and second one is your heteropolysaccharides, and both categories and both classification या classified terms depending upon what, whether they give only one kind or more than one kind of monosaccharide unit, ठीक है। ये होमोपॉलीसैकेराइड या फिर ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड किस चीज पर डिपेंड कर रही हैं? जब इनका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा, जब होमोपॉलीसैकेराइड हेट्रोपॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएगा, ठीक है, तो ये एक ही तरीके की या फिर अलग अलग तरीके की आपको मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोवाइड करें एन अमाउंट में। अब वो एन अमाउंट 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, वॉट एवर, इसलिए हम लोग इसे पॉलीसैकेराइड में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो स्टार्च इज द बेटर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड पॉलीसैकेराइड एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्च है, हमारे पास सेल्यूलोज है, ठीक है। स्टार्च और सेल्यूलोज को मैं किस में कंसीडर कर सकता हूं? आई विल कंसीडर स्टार्च एंड सेल्यूलोज इन होमोपॉलीसैकेराइड्स, बिकॉज स्टार्च और सेल्यूलोज ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो कि सेम वैरायटी के मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस कर सकते हैं एन अमाउंट में। बट गाइस आपका जो इंसुलिन है ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, जो कि एन अमाउंट में मोनोसैकेराइड यूनिट्स तो देगा लेकिन वो सेम काइंड की नहीं होंगी, ठीक है। दैट इज व्हाई वी विल कॉल्ड एज हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, डिफरेंट काइंड की होंगी वो। समझ में आ रही है मेरी बात? आगे बढ़ता हूं। ओके, सो गाइस जस्ट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं और वो एग्जांपल है मेरा स्टार्च से रिलेटेड। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 होल N। अब ये N से आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी N यूनिट्स हैं। ऑब्वियसली हाइड्रोलाइसिस के लिए मुझे एसिडिक मीडियम के भी N यूनिट की जरूरत होगी, यानी कि मैं N टाइम्स वाटर लूंगा हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए, और N टाइम्स में मुझे क्या मिलेंगे? ग्लूकोज। क्या मिलेगा? N टाइम्स मुझे ग्लूकोज मिलेगा। ये क्या है? यानी कि N टाइम्स मुझे सेम काइंड के मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं, यानी कि ये स्टार्च अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है होमोपॉलीसैकेराइड्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या इसमें कहानी छुपी हुई है। स्क्रीन पर सब कुछ अवेलेबल है, आपको सिर्फ और सिर्फ फुल डिटेल्ड एनालिसिस करनी है कंसेप्ट के बारे में। ओके, सो नाउ जस्ट अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा, उस एग्जांपल से रिलेटेड अब हम लोग बात करेंगे। ओके, सो ऑल द मोनो एंड डाइसैकेराइड्स आर कॉमनली नोन एज शुगर। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे आपके दिमाग की खिड़की जलेगी।
जब भी जेई मींस, जेई एडवांस, नीट, बिटसेट जैसे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाए क्या कार्बोहाइड्रेट शुगर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, या फिर आपसे यह पूछा जाए कि आपके मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को शुगर्स में कंसीडर कर सकते हैं, तो यस डेफिनेटली कर सकते हैं. ओके, सो गाइस, सो ऑल दी मोनोसैकेराइड, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं, कॉमनली नोन एज शुगर. बिकॉज व्हाट, क्यों कहते हैं? बिकॉज एज दे पोजेसेस अ स्वीट टेस्ट. टेस्ट में ये मीठे होते हैं, जैसे कि स्टार्च है. स्टार्च इज योर पॉली कार्बोहाइड्रेट. जब स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एन अमाउंट में ग्लूकोज मिलता. वी नो वेरी वेल ग्लूकोज इन टेस्ट इज स्वीट. ओके, so all the monosaccharides and disaccharides are commonly known as sugar as they possesses a sweet taste, while higher carbohydrates मतलब कि ट्राई कार्बोहाइड्रेट्स, टेट्रा, पेंटा, एक्सेट्रा. ठीक है, जस्ट अ मिनट. सो हायर कार्बोहाइड्रेट्स, डाइसैकेराइड्स को क्या बोलेंगे? नॉन शुगर्स. ओके, नॉन शुगर्स बोलेंगे, वो हायर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. आगे बढ़ता हूं भाई मैं, ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुगर्स को और किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है. शुगर्स जनरली दो वैरायटीज की होती हैं. ठीक है, शुगर्स जनरली दो वैरायटीज की होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि टॉलिन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट से रिड्यूस हो जाएं, आपकी रिड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं. ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स टॉलिन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट से रिड्यूस नहीं होती, उन्हें आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कंसीडर करेंगे. ये मैंने बता दिया. अब यहां पर देखिए, carbohydrates that reduce failing reagent or toluene reagent termed as reducing carbohydrate या फिर reducing sugar, while the others are non reducing carbohydrates or non reducing sugars. समझ में आ रही मेरी बात? अगर टॉलेन और फेलिंग रिएजेंट से रिड्यूस हो गए तो आपके रिड्यूसिंग शुगर, नहीं हो रहे हैं तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाइड किया जा रहा है यहां पर. समझ में आ रही मेरी बात? आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट. ओके, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं और मैक्सिमम डाइसैकेराइड्स, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, यानी कि ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड मोस्ट ऑफ द डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, सारे के सारे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं. सारे के सारे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं. समझ में आ रही मेरी बात? यस और नो गाइस? सभी मोनोसैकेराइड्स टॉलेन और फेलिंग रिएजेंट से रिड्यूस हो सकते हैं. इवन मोस्ट ऑफ द डाइसैकेराइड्स भी टॉलेन और फेलिंग रिएजेंट से रिड्यूस हो सकते हैं. ओके, बट सुक्रोज को छोड़ दो. सुक्रोज को छोड़ दिया जाए. क्यों छोड़ दिया जाए गाइस? सुक्रोज आर नॉट योर रिड्यूसिंग शुगर. सुक्रोज जो है टॉलेन और फेलिंग रिएजेंट से रिड्यूस नहीं हो सकता. दैट इज व्हाई इट इज एक्सेप्ट बिहेवियर. समझ में आ रही है मेरी बात? यस और नो गाइस? ओके, समझ में आ रही मेरी बात? चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग. अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं यार इसके. ठीक है, अब हम लोग मोनोसैकेराइड्स को थोड़ा डीप एनालाइज कर लेते हैं. मोनोसैकेराइड्स को थोड़ा डीप एनालाइज कर लेते हैं. ठीक है, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन की, यानी कि जनरली टाइप्स की मैं बात करना चाहता हूं बच्चों. ओके, सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज योर एल्डोज, सेकंड वन इज योर कीटोज. सबसे पहले हम एल्डोज के बारे में बात कर लेते हैं, आइए. ठीक है, सो जनरली एल्डोज क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में बात कर लेंगे. ठीक है, सो बेसिकली हम लोग एल्डोज के बारे में बात करने वाले हैं. जनरली क्या होता है? ये एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो कि इस तरीके से आपकी स्क्रीन के सामने दिखाया गया है.
एल्डिहाइड ग्रुप, इसे मैं अच्छे से यहां पे बना भी देता हूं, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। एक्चुअली एल्डिहाइड ग्रुप में सबसे पहले देखने वाली चीज ये होती है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, जो कि ये है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन एंड वन वैलेंसी इज फ्री फ्रॉम कार्बन एटम, it is your aldehyde group, okay, and aldehyde is also known as carbonyl containing group, okay. Now guys, your second variety is ketose. Second variety is ketose. Ketose means what? You have a ketone group, this is your ketone group. इसे और अच्छे से explain कर देता हूं. We have carbon atom which is connected to oxygen through double bond and the two free valencies are available from the carbon atom. This is known as your ketone group, and ketone is also known as carbonyl containing group, okay. Now guys, अब अगर मैं एल्डोज और कीटोस को फर्दर एनालाइज करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, आइए सीखते हैं। सो एल्डोज और कीटोस को आगे और भी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, on the basis of their number of carbon atoms, okay, in their molecules. Basically मैं बात करना चाहता हूं एल्डोस और कीटोस के डेरिवेटिव्स के बारे में। एल्डोस और कीटोस ये दो ऐसे कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं जिन्हें जनरली मैं कार्बोहाइड्रेट की मोनोसैकेराइड वाली कैटेगरी में कंसीडर कर रहा हूं। मैं कौन होता हूं करने वाला, जो है सो है, ठीक है। So aldose and ketone are further divided into subgroups, ठीक है, किसके बेसिस पर, on the basis of number of carbon atom, on the basis of number of carbon atoms, और वो number of carbon atoms भी किस में, उनके मॉलिक्यूल्स में, यानी कि एल्डोस की जो भी डेरिवेटिव मॉलिक्यूल है, कीटोस के जो भी डेरिवेटिव मॉलिक्यूल है, उनके अंदर आने वाले नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर उन्हें सब डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि ट्रायोस, जैसे कि ट्रायोसेस, ठीक है, टेट्रोसेस, पेंटोसेस, हेक्टोसेस। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे बहुत सारे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी और डीप नॉलेज, मैं मोनोसैकेराइड को कंप्लीट क्लासिफाई करूं तो कैसे करूंगा? गाइस मेरी बात अच्छे से सुनना, एल्डिहाइड में भी कार्बोनाइल ग्रुप है, कीटोन में भी कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम भी हमें उसमें देखना है, यानी कि एंटायर मॉलिक्यूल जब तैयार होगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से समझ में आ जाएगा। अगर मान लो कि 4 कार्बन है तो क्या बोलोगे, टेट्रा वाली सिचुएशन है, 5 है तो पेंटोस बोलोगे, ठीक है, इस तरीके से है, 6 है तो एक्सोस बोलोगे डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आगे की कहानी की, सो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं जनरली रेफर्ड टू एज एल्डोट्रायोस, एल्डोटेट्रोस, एल्डोपेंसोस, एल्डोहेक्सोस। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, देन कीटोहेक्सोस। भाई अभी अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा, मोनोसैकेराइड्स को सब डिवाइड किया गया, कैसे, एल्डोज और कीटोज में, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है या फिर जो सैकेराइड्स है, सैकेराइड में मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें, ओके, सो मोनोसैकेराइड हैविंग एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप इज रिलेटेड टू कार्बोनाइल कंटेनिंग सिस्टम, ओके। सो अगर मैं एल्डोज को फर्दर क्लासिफाइड करूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जस्ट सपोज के 3 कार्बन एटम है तो मैं क्या बोलूंगा उसको, 3 कार्बन एटम्स के लिए एल्डोट्रायोसेस बोलूंगा। अगर 4 कार्बन एटम है तो क्या बोलूंगा, एल्डोटेट्रोसेस। अगर 5 कार्बन एटम है तो मैं क्या बोलूंगा, एल्डोपेंटोस, ठीक है। अगर 6 कार्बन है तो मैं क्या बोलूंगा, एल्डोहेक्सोस। यही कहानी मैं कीटोन में भी रिपीट करूंगा। अगर मान लो कि कीटो ग्रुप में 6 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोनाइल ग्रुप का भी, कीटोहेक्सोस बोलूंगा मैं, ठीक है। आगे की कहानी, अब जो एल्डोज और कीटोस है उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? भाई आपको यह भी तो पूछा जाएगा ना कि गाइस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एल्डोज और कीटोस को, बताओ तो सही क्या फॉर्मूला है, कैसे बताएंगे? लाइक दिस, जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, पहले सुन लीजिए। क्या?
जनरल फॉर्मूला, दिस इज योर एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज योर एल्डिहाइड ग्रुप, यू नो वेरी वेल, सॉरी, ये है CHOH। आप देख सकते हैं इसकी n यूनिट्स अवेलेबल है, n यूनिट्स अवेलेबल है, और बॉटम पे जुड़ा हुआ है CH2OH। यानी कि अगर मैं इसको यहां पे रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, CHO CH2OH, ओके, CHO CH2OH। अब बस मुझे क्या देखना है बच्चों कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो मैं अगर मान लो कि 4 कार्बन एटम है, बीच में आते हैं, तो 1 2 3 4, OH को जिस साइड लगना है लग जाएगा, H को जिस साइड लगना है लग जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे टोटल कार्बन्स की बात करूं, टोटल कार्बन्स की बात करूं तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या मैं कह सकता हूं दिस इज माई एल्डोहेक्सोस? क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने ग्लूकोज के बारे में बात कही है अभी? तो एल्डोस का जनरल रिप्रेजेंटेशन था क्या, CHO ग्रुप, CHO ग्रुप से जुड़ा है CHOH, और CHOH की n यूनिट्स हो सकती हैं, n की वैल्यू स्टार्ट 1 2 3 4 5 से हो सकती है, ठीक है। देन बॉटम पे CH2OH। फिर वहीं अगर मैं कीटोस के बारे में बात करूं तो इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस। कीटो ग्रुप बिल्कुल बीच में है, दिखाई दे रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज योर कीटो ग्रुप। खोपड़ी पे बैठा है CH2OH और बॉटम पे बैठा है CH2OH, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप और बॉटम वाले CH2OH ग्रुप के बीच में CHOH n टाइम्स अवेलेबल है, n की वैल्यू अगेन 0 से स्टार्ट हो रही, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। दिस इज योर कीटोज ओनली, दिस इज योर कीटोज ओनली बच्चों, ठीक है। किसके बारे में, किसके बारे में, ट्रायोसेस। चलिए आइए सीखते हैं ट्रायोसेस क्या होता है, ठीक है। सो दोस्तों आप लोगों ने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th क्लास में आइसोमेरिज्म चैप्टर जरूर पढ़ा होगा यार। उस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, जिसमें से एक आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते हैं तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जरूर बात करते हैं यार, ठीक है। सो जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं, सिस एंड ट्रांस भी होता है, सिन और एंटी भी होता है, आर और एस भी होता है, ई और जेड भी होता है, डी और एल भी होता है, आया ना। सो ऑब्वियसली मैं यहां पर बात करने वाला हूं डी और एल टाइप की वैरायटी के बारे में। ये डी और एल कब यूज किया जाता है, आपके पास आपका रिस्पेक्टिव कार्बोहाइड्रेट है, तो दोस्तों कायरल कार्बन पर अवेलेबल OH ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट और राइट साइड है, उससे डिसाइड करेंगे कि डी और एल होगा या नहीं। अब यह भी तो देखना होगा कि कौन सा वाला कायरल कार्बन। मैं बोलना चाहता हूं कि सेकंड लास्ट कायरल कार्बन पे हम लोग देखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो डी और एल टर्मिनोलॉजी के बारे में चलिए आइए बात करते हैं। द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स दैट fit the definition we have given for carbohydrates are what? Triaces। भाई ग्लिसरॉल्डिहाइड बेटर एग्जांपल ले सकता हूं मैं, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बेटर एग्जांपल ले सकता हूं। ग्लिसरॉल्डिहाइड मेरे एल्डोस का एग्जांपल बन जाएगा, मेरे एल्डोस का एग्जांपल ग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाएगा, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का बेटर एग्जांपल कौन है भाई, कीटोस, ठीक है, कीटोस। आइए देखते हैं। तो दोस्तों ग्लिसरॉल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला आपके सामने अवेलेबल है, CHO CHOH CH2OH। इसमें एक कायरल कार्बन दिखाई दे रहा है, ये रहा
कायरल कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिससे जुड़ी हुई चारों वैलेंसी डिफरेंट हो जाए, यानी कि अगर मैं इस कायरल कार्बन के ऊपर नजर मारूं तो एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन मुझे दिखाई दे रहे हैं 3, यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है? यह है ट्रायोसेस का एग्जाम्पल। ग्लिसरल्डिहाइड को और अच्छे से दिखाया जाए तो कैसे दिखाऊंगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हैविंग हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू अनदर कार्बन हैविंग OH हैविंग H एंड दिस इज द CH2OH only. कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, दैट इज व्हाई इट इज हैविंग वन कायरल सेंटर। ओके गाइस, दिस इज द कैटेगरी ऑफ एल्डोट्रायोस. This is the category of what? Aldotriose. And this is the main category. This is the main category of trioses. Okay. Now, next we will talk about ketotrioses. Then we will talk about ketotrioses, जिसमें कीटोन ग्रुप दिखेगा। दिखाई दे रहा है कीटोन ग्रुप? यस, दिखाई दे रहा है यहां पर। क्या ये कायरल कार्बन है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कीटोन की खोपड़ी पे भी CH2OH जुड़ा हुआ है और उसके पैरों की तरफ भी देखा जाए तो CH2OH जुड़ा हुआ है। और कार्बन में होनी चाहिए चारों वैलेंसी अलग अलग, यहां तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। दिस इज नोन एज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. This is known as dihydroxyacetone and it is the variety of your ketotriose. It is the main variety of your trioses. Okay. So guys, ग्लिसरल्डिहाइड को एल्डोट्रायोसेस भी कहते हैं और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन को कीटोट्रायोसेस भी कहते हैं। समझ लीजिए, याद कर लीजिए। आगे बढ़े, आइए अब हम ग्लिसरल्डिहाइड के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं अभी अभी हम लोगों ने देखा ग्लिसरल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, सो ग्लिसरल्डिहाइड में एक असिमेट्रिक कार्बन एटम अवेलेबल होता है। असिमेट्रिक इन द सेंस क्या? कायरल। ठीक है, एंड दस एग्जिस्ट इन टू ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। तो भैया जो आपका ग्लिसरल्डिहाइड था उसकी दो ऑप्टिकल आइसोमर तैयार हो सकते हैं। ठीक है, इट इज एग्जिस्ट इन टू ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्मेट एंड दैट इज नोन एज डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। आपको करना क्या होता है मैं बताता हूं। अभी अभी मैंने ग्लिसरल्डिहाइड बनाया था शायद इस तरीके से, CHO COH H CH2OH। आप देख सकते हैं कि कायरल कार्बन पर OH ग्रुप किस तरफ है? राइट हैंड साइड है। तो गाइस मैं ऐसा भी तो बना सकता था, कार्बन OH H CH2OH। अब OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है तो मैं कह सकता हूं कि एक तरफ डी फॉर्म है और एक तरफ एल फॉर्म है। इट इज वेरी क्लियर, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे की क्या है बेटा? मिरर इमेज है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो सकती, यानी कि एनेंशियोमर ऑफ ईच अदर। पढ़ा है ना 11th क्लास में एनेंशियोमर क्या होते हैं? both having same molecular formula, both having same IUPAC name, ठीक है, but different kind of arrangement in three-dimensional space, and if both are mirror image of each other and both cannot superimpose to each other, known as enantiomer only. ये ग्लिसरल्डिहाइड के बारे में हम लोगों ने बात की है बच्चा पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए,
आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप किस तरफ है, राइट हैंड साइड है। OH ग्रुप किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड के केस में आप इसे D बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के केस में से आप L बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर डी ग्लिसरल्डिहाइड, दिस इज योर एल ग्लिसरल्डिहाइड। समझ में आई मेरी बात? आगे बढ़े, आइए देखिए ये बात क्लियर कर दी है भैया। डी क्यों कह रहे हैं, राइट साइड के लिए। एल क्यों कह रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ओके, नाउ आगे की कहानी, आगे की कहानी। द टू फॉर्म्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड, टू फॉर्म कौन कौन सी, डी एंड एल फॉर्म। ठीक है, सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर डेजिग्नेशन एंड ड्रॉइंग ऑल अदर मोनोसैकेराइड। यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड को रेफरेंस मानते हुए हम अदर्स मोनोसैकेराइड को भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, the two forms of glyceraldehyde serve as reference point for designating and drawing all other monosaccharides because more complex monosaccharide may be considered to be derivative from them. More complex मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते जाइए, पता लगता जाएगा। ओके, देखते हैं। अब हम लोग जरा एल्डोटेट्रोस की बात कर लें। यानी कि कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे बेटा आपके, 4। देखते हैं, आइए क्या लिखा है। इफ वी एग्जामिन द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एल्डोटेट्रोस, एल्डोटेट्रोस का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा जनरल फॉर्मूला भाई, CHOH CH2OH के बीच में 2 कार्बन और बढ़ा दीजिए, N की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये पता है किससे बना एल्डोटेट्रोस, नहीं पता शायद आपको। मैं कह रहा हूं कि भैया ये जो CHO था और ये CHOH जो था, ये थी ट्वाइस, इससे ही तो बना है ना। क्या था यहां पे, N की वैल्यू 2 थी, तो अब टोटल कार्बन कितने हो गए, 4। 4 में से 2 कार्बन क्या है, कायरल सेंटर। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर आइसोमर बताओ, तो मैं बताऊंगा कि भैया 2 कायरल सेंटर है, तो 2 की पावर n के अकॉर्डिंग 2 की पावर 2 रख दीजिए, आंसर आएगा 4। तो 4 है आइसोमर किसके, एल्डोटेट्रोस के। ठीक है, लेकिन गजब बात यह है कि इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो इन 4 के और 4 एनेंशियोमर बनेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 8। यानी कि 4 आपके डी फॉर्मेट वाले और 4 आपके एल फॉर्मेट वाले, तो टोटल हो गए 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी मैंने बताया कि इसका मतलब 2 कायरल सेंटर थे, तो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2 रख दो, तो टोटल 4 ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है, 4 ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएंगे। किस तरीके के, इस तरीके के। अब सुनो मेरी बात, यह है कायरल सेंटर, यह है कायरल सेंटर। मिरर इमेज बनाइए, ये डी हो गया, ये एल हो गया। भाई 4 वाले एल्डोटेट्रोस का नाम क्या है भाई, एरिथ्रोस। 4 कार्बन वाले एल्डोटेट्रोस का नाम क्या है भाई, एरिथ्रोस। ठीक है, यहां पर देखें तो लास्ट कायरल कार्बन OH राइट साइड है, डी एरिथ्रोस। इसकी मिरर इमेज बनाई, बोथ कैन नॉट सुपर इम्पोज टू ईच अदर। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये एल एरिथ्रोस। ठीक है, अब इसकी और आगे की कहानी है। एरिथ्रोस के साथ थ्रियोज भी बन सकता है बाबा, एरिथ्रोस के साथ थ्रियोज भी बन सकता है। कैसे, दोनों OH अपोजिट साइड भेज दो बाबा, तो ये डी वाला थ्रियोज और ये एल वाला थ्रियोज। ठीक है, कितने हो गए बेटा,
ये एक रेसिमिक मिक्सचर का पेयर है, ये एक रेसिमिक मिक्सचर का पेयर है। हकीकत में देखा जाए तो टोटल 4 ऑप्टिकल आइसोमर बने, लेकिन अगर मेरे से ओवरऑल के बारे में पूछा जाए तो क्या किया जाएगा? आप बोल दोगे सर मिरर इमेजेस और देख लो, मैं बोलूंगा ठीक है। अब हम लोग एल्डोपेंटोस के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चा पार्टी, एल्डोपेंटोस क्या होता है? क्या होता है एल्डोपेंटोस? 5 कार्बन आ जाएंगे। कितने? 5 कार्बन। तो ये है आपके पास एल्डोपेंटोस जिसमें 5 कार्बन आ चुके हैं। 5 में से 3 कार्बन पर आपका कायरल सेंटर अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो नाम क्या हो जाएगा इसका? भाई 3 कायरल सेंटर अवेलेबल हैं तो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 है ना। कौन कौन हो गए 8? एक हो जाएगा डी लाइक्सोस, एक हो जाएगा एल लाइक्सोस, ठीक है, एक हो जाएगा डी जाइलोस, एक हो जाएगा एल जाइलोस, ओके, एक हो जाएगा डी अरेबिनोस, एक हो जाएगा एल अरेबिनोस, ठीक है, एक हो जाएगा डी राइबोस, एक हो जाएगा एल राइबोस। ये प्लस और माइनस क्या दिखाते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। भाई प्लस का मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड माइनस का मतलब क्या होता है? लीवो रोटेटरी, ठीक है, लीवो रोटेटरी। समझ में आ रही है मेरी बात? ये याद रखना बस। फिर हम बात करते हैं एल्डो एक्सोस, ठीक है, किसके बारे में बात कर लेते हैं? एल्डो एक्सोस के बारे में। आइए जरा, एल्डो एक्सोस मतलब समझ गए होंगे लॉजिकली। 6 कार्बन एटम्स की मैं बात कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन के सामने अवेलेबल है 6 कार्बन एटम्स, जिसमें से 4 कार्बन एटम पर कायरल सेंटर है, क्योंकि ग्रुप्स अलग अलग हैं चारों पर। तो अगर मैं 2 की पावर n की बात करूं तो 2 की पावर 4 की बात करूं तो 16 आंसर आएगा मेरे आइसोमर का, है ना। सो गाइस, अगर मैं एल्डो हेक्सोस की डी और एल फॉर्म की बात करूं तो कितने हो गए? एल्ट्रोज, एलोज, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, टैलोज, अरेबिनोज एंड आयोडोज हो गए ये, ठीक है। तो टोटल कार्बोनिल कार्बन है 4, स्टीरियो आइसोमर हो गए 16, 16 में से डी शुगर कितनी हो गई? 8, और एल शुगर कितनी हो गई? 8। ये कॉमन सेंस वाली बात है भैया। आगे बढ़ते हैं, आइए। ये है भैया पूरी तरीके से आपके डी फैमिली वाले एल्डोस का चार्ट। दिस इज योर ओवरऑल डी फैमिली एल्डोस, दिस इज योर ओवरऑल डी फैमिली एल्डोस। इसी तरीके से मैं एल फैमिली भी ला सकता हूं, लेकिन एल का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज। तो मैं ये बता दे रहा हूं, इनकी मिरर इमेज जमा लेना आप, ठीक है भैया। बेसिकली एल्डोस को मैं ग्लिसरल्डिहाइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लिसरल्डिहाइड, जिसमें OH जो है मेरा राइट हैंड साइड है, एक कायरल कार्बन अवेलेबल है, जिसकी मैं 2 वैरायटीज दिखाना चाहता हूं। फर्स्ट वैरायटी में दिखाना चाहता हूं यहां पर 4 कार्बन एटम की, जिसे मैं जनरली एरेथ्रोस कहूंगा, डी लीवोरोटेटरी एरेथ्रोस और डी लीवोरोटेटरी थ्रियोस। यहां भी 4 कार्बन है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं लास्ट कायरल सेंटर जो है इसमें OH कहां है? राइट हैंड साइड है। यहां पर भी जो लास्ट कायरल सेंटर है इसमें OH कहां है बच्चा पार्टी? राइट हैंड साइड है, ठीक है। डी लीवोरोटेटरी एरेथ्रोस की और 2 वैरायटी होती हैं, कौन कौन सी? डी लीवोरोटेटरी राइबोस और डी लीवोरोटेटरी अरेबिनोस। सिमिलरली डी लीवोरोटेटरी थ्रियोस की भी 2 कैटेगरी होती हैं, कौन कौन सी? डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी जाइलोस और डी लीवोरोटेटरी लाइजोस, ठीक है।
समझ में आ रही मेरी बात? डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी जाइलोस और डी लीवो रोटेटरी लाइजोस। ओके, ये आपकी स्क्रीन के सामने रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर है। लास्ट कायरल सेंटर वाले कार्बन पर, लास्ट कायरल सेंटर वाले कार्बन पर OH राइट हैंड साइड है, यहां भी राइट हैंड साइड है, यहां भी राइट हैंड साइड है, एंड इवन यहां भी राइट हैंड साइड है। ठीक है, यहां पर कितने कायरल सेंटर अवेलेबल हैं? 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3। ठीक है, यहां पर भी 1 2 3, ये भी 1 2 3। देख सकते हैं धीरे धीरे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड में एक ही कायरल सेंटर था, जबकि उसकी दो वैरायटीज जो आई, यानी कि एरिथ्रियोज और थ्रियोज, तो उसमें 2 कायरल सेंटर थे, 2 कायरल सेंटर थे यहां पे। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? नाउ डी लीवोरोटेटरी राइबोस की भी 2 कैटेगरी है, डी लीवोराइबोसोस की भी 2 कैटेगरी है। ठीक है, कौन कौन सी? डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी एलोज एंड डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी एल्ट्रोज। अब यहां कितने कार्बन हो गए भैया? 6 कार्बन हो गए। ये है लास्ट कायरल सेंटर OH राइट हैंड साइड, ये है लास्ट कायरल सेंटर OH राइट हैंड साइड। ठीक है, अब डी लीवोरोटेटरी अरेबिनोस की भी 2 कैटेगरी है। कौन कौन सी? डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी मैनोस। ये रहा लास्ट कायरल सेंटर OH ग्रुप राइट हैंड साइड है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे थ्रियोस की और सब कैटेगरीज के बारे में। तो अभी हमने देखा कि डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी जाइलोस, डी लीवोरोटेटरी थ्रियोस की एक कैटेगरी है, तो उसकी भी 2 सब कैटेगरी है। कौन कौन सी? डी लीवोरोटेटरी शुगर एंड डी लीवोरोटेटरी आयोडोस। देख सकते हैं लास्ट कायरल सेंटर OH का है राइट हैंड साइड। ओके, क्योंकि डी फैमिली की बात कर रहे हैं तो डी फैमिली में OH ग्रुप जो है लास्ट कायरल सेंटर पर राइट हैंड साइड है, दैट इज वाई मैं सब में यही बता रहा हूं। एल फैमिली में कुछ नहीं है, लास्ट कायरल सेंटर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, वो एल फैमिली हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली डी लीवोरोटेटरी थ्रियोस की भी जो कैटेगरी थी, डी लीवोरोटेटरी लाइजोस, उसकी भी 2 सब कैटेगरी है, डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी गैलेक्टोज एंड डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी टैलोस। ठीक है, तो लास्ट कायरल सेंटर आप देख सकते हैं जो OH है वो आपका क्या है बेटा? राइट हैंड साइड पर है। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? यस और नो गाइस? ओके, चलिए आगे बढ़े।